वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन की एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बताया था कि हमारे पास टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें से प्रीवियस वीडियो में हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो हमारे पास 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं। आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो 2 रिमेनिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, जबकि नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या बोला था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एंड हमारे पास 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी। क्या क्या? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड फिर हमारे पास अब थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम हमारा मॉलिक्यूलर जो मास है सोल्यूट का वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो आज के वीडियो में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की भी बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का होता है। कोई भी लिक्विड है वही तो हमारा बॉयल होगा। जैसे वाटर, हमारे पास एक लिक्विड है, तो वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमें पता है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर हमारा 100 डिग्री के ऊपर आके बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने किस बेस पे बोला कि भाई ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का? तो उससे पहले हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का वो क्या होता है? ये एक टेम्परेचर होता है। कौन सा टेम्परेचर? जिसके ऊपर जो हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्या? कि हमारा कोई भी लिक्विड, उसके लिए जो टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के ऊपर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के लिए देखते हैं, और क्या होता है? ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे क्या क्या होते हैं? सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। अब हम यहाँ पे सोल्यूट लेके चल रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो अफेक्ट नहीं करेगा हमारे सॉल्यूशन को। उस सिर्फ यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा होगा वो हमारे जो सॉल्वेंट है पी, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। और जो फिर हमने बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, फिर हमें यहाँ पे बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो हमारा हमेशा ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। क्या बोला? कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट जैसे हमने बोल दिया कि हमारा वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कर दी, वो हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। वाटर शुगर सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का एक सॉल्यूशन बन गया। तो जो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब क्या हुआ कि जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट से हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो इसी इंक्रीज को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका
यही मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होगा। इस इंक्रीज को हमने क्या बोला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है भाई, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का हमारे पास कुछ ना कुछ रीज़न भी तो होगा। ऐसे ही थोड़ी ना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन का, तो उसका रीज़न क्या है? हमने बोला कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ये जब हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की तब हमने बात की थी कि हमारा क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस होता है, कि ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो जब हम और हमारा वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देखो, तो फिर हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, तो जो सॉल्यूशन है फिर उसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कम, सॉल्वेंट का है ज़्यादा, और हमें करना क्या है, हमें वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना है, क्योंकि हमें तो हमारा बॉयल करना है, चाहे सॉल्वेंट लगा लो चाहे सॉल्यूशन, बॉयल करना है उसको, तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना है। तो जो ज़्यादा वैल्यू है वो तो जल्दी आ जाएगी और जो कम है उसके लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। अब ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हमें ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा होता है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ये तो हो गई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करें अगर ग्राफिकल वे में, हमने लिया एक एक्स एक्सिस पे लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हमने लिया वेपर प्रेशर। तो अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की। तो अगर ये वाली लाइन हमारे, एक ये लाइन है हमारी ए बी है और फिर दूसरा जो कर्व है वो हमारा है सी डी कर्व। दूसरी जो लाइन है वो है हमारा सी डी कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कर्व हो गए, तो हम अगर यहाँ पे एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, देखो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बात करें, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ले ली हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो यहाँ से टेम्परेचर हमारा जो हमारा सी डी कर्व है उसके लिए हमारा टेम्परेचर की वैल्यू ये आएगी, जबकि जो हमारा ए बी कर्व है उसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू ये आएगी। अब हम एक एक्सिस में इस तरफ जा रहे हैं तो मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा यहाँ पे, और इसी डिफरेंस को हमने बोला डेल्टा टी बी। क्या बोला? डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या है यहाँ पे? ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि ये कर्व हमारा डेनोट कर रहा था सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन को, और जब हमने इस सी डी कर्व की बात की तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन को। तो जब हमने वेपर प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू ले ली, मतलब इस पॉइंट पे जो हमारा वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, ये एक फिक्स वैल्यू ले ली, तो इस वेपर प्रेशर के ऊपर हमारा जो ए बी कर्व है, सोलवेंट वाला कर्व है, वो तो इस टेम्परेचर के ऊपर ये वेपर प्रेशर इसका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। जबकि जो हमारा सी डी कर्व है इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारी ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ना, इस टेम्परेचर की वैल्यू के ऊपर जो हमारा इसका प्रेशर है वो वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है। तो मतलब यहाँ से जब इस तरफ गए तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ था, इस डिफरेंस को हमने डेल्टा टी बी बोला। और अब हमने देखा कि ये तो सॉल्वेंट के लिए ये टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, जबकि हमारे सॉल्यूशन के लिए ये जो टेम्परेचर था इस टेम्परेचर के ऊपर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, तो इंक्रीज हो गया। मतलब ये शो करता है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास टेम्परेचर ही तो है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारे
वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए है और ये हमारा सॉल्यूशन के लिए है। तो सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा है हमारा, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ज़्यादा। ठीक है, इसको ग्राफ की फॉर्म में हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा। अब हमने बोला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उसको हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है हमारा डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा जो डेल्टा टीबी है, मतलब डेल्टा टीबी क्या है हमारा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि ये जो हमारे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज आ रहा है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, वो किस चीज़ की वजह से आ रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी प्रेजेंट है। तो ये जो चेंज आ रहा है ये हमारा सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से आ रहा है। तो जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। सी क्या है यहाँ पे, सोल्यूट की कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे मोलैलिटी की टर्म में लेते हैं। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है हमारा के बी, और एम थी हमारी मोलैलिटी। इस मोलैलिटी की टर्म्स में हम डिनोट कर रहे हैं हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को। अब ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, इस कांस्टेंट को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर यूज कर रहे हैं तो ये हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मान लो हमने हमारी मोलैलिटी 1 ले ली और हम, तो हमारा डेल्टा टी बी के बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है उसको डिफाइन कर सकते हैं हम एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसको डिफाइन कर सकते हैं हम एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब होगा, जो हमारा के बी है ये डेल्टा टी बी के इक्वल कब होगा, जब हमारी मोलैलिटी 1 हो। तो हम हमारे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। ठीक है, या यूनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे 1 मोल सोल्यूट को हम 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो हमारी मोलैलिटी 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारी मोलैलिटी होती क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम बाई वेट ऑफ सोलवेंट। तो जब सोलवेंट का वेट 1 kg और गिवन मास ऑफ सोल्यूट 1 मोल, तो हमारी मोलैलिटी इक्वल टू 1, तब हमारा जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है वो इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब हम इससे आगे हमारा ये जो एक्सप्रेशन है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब हमने यहाँ पे तो डायरेक्ट बात की, अब हम बात करेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं, तो इसके अंदर हम कैसे मानते हैं कि हमें पता है कि भाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो जितनी ज़्यादा लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर के अंदर उतना ही ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमारा जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जितना कम होगा, मतलब उसके अंदर जितनी लोअरिंग हो रही है उतना ही ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा पी के। डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारा जो डेल्टा पी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x2 के, जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल आ गया, वो यहाँ से के x2 के इक्वल आ गया। अब डेल्टा पी की जगह हमने x2 पुट कर दिया और के हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, पर हमें पता है कि हमारा x2 जो है ये मोल फ्रैक्शन बोला है हमने, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन।
अब x2 होता क्या है, हमें पता है कि भाई ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की बात करें तो ऊपर सोल्यूट के मोल और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ से हमें पता है कि N1 हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है N2 के कंपैरिजन में, तो N1 प्लस M2 को हम अप्रोक्सीमेटली N1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी आ जाएगा हमारा KN2 बाई N1, ये आ गई हमारी डेल्टा टी बी। अब ये N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है वो क्या होते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे जब हम N1 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, गिवन वेट मतलब W1 और बाई M1, तो M1 हमारा ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ गई, KM1N2 बाई W1। कि अगर हम हमारा वेट जो W1 है वो 1 kg ले ले, तो हमारा जो N2 बाई W1 है वो हमारा स्मॉल m के इक्वल हो जाएगा, मतलब मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा, मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब हमारा मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होगा, और हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमने क्या बोला कि K और M1 तो हमारे कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी ये सोल्यूट का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है और ये हमारा कांस्टेंट था, तो ये दोनों टर्म्स हमारी कैसे भी कांस्टेंट होनी है। और अगर हम W1 को 1 kg ले लें तो N2 बाई W1, N2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइडेड बाई 1 kg सोल्वेंट की वैल्यू को, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये मोलैलिटी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा जो डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारा डेल्टा टी बी आ जाएगा K1 इंटू M1 को तो हमने लिख दिया कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हमने KB बोल दिया, और N2 बाई W1 को हमने मोलैलिटी बोल दिया। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KV इंटू M। हमें यही यहाँ पे डिराइव करना था। तो ये गई इसका डेरिवेशन इस एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट हमें बात करनी है, हमें तो क्या करना है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास पता लगाना है। तो अभी यहाँ पे क्या आया था हमारे पास क्या आ गया था लास्ट में एक्सप्रेशन की, डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी बी होता है हमारा KN2 M1 बाई W1, इसके इक्वल आ गया था डेल्टा टी बी। अब अगर हम N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, और हमारा K1 इंटू M1 हमारा KB होता ही है, तो ये क्या हो गया हमारा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB। फिर N2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, W2 बाई M2। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इनटू में हमारा नीचे क्या बचा है, एक नीचे हमारा W1 बचा हुआ है, और इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पे वेट लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं जो डिजोल्व कर रखे हैं हमने पर 1000 ग्राम ऑफ सोल्वेंट, मतलब 1 kg सोल्वेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे हम मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारा मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, M2, जब हमें डेल्टा टीवी मतलब इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास मोलर इलिवेशन कांस्टेंट और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का वेट दिया होगा, तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बात कर ली यहाँ पे क्या, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो सबसे पहले किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वो टेम्परेचर था जिसके ऊपर हमारे पास वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ऐसे हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, जैसे हमारे प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर होती हैं। यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर होने का मतलब क्या है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म्स का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट।
मतलब हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस हमने बोला कि ये हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा वाटर एंड आइस, वाटर क्या हो गया हमारा लिक्विड एंड आइस क्या हो गई सॉलिड, तो वाटर एंड आइस दोनों इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और उसको क्या बोल सकते हैं हम कि सॉलिड और लिक्विड मतलब वाटर और आइस का सेम वेपर प्रेशर हो जाता है उस टेम्परेचर के ऊपर। उस टेम्परेचर को हमने बोल दिया यहाँ पे कि वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फिर हमने बात की थी कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे सॉल्यूशन का वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। इसीलिए, और ये वहाँ पे हो रहा था इंक्रीज, इसको इसीलिए हम बोल रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डिक्रीज को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके इजीली कंपैरिजन करके समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस डिप्रेशन का रीज़न क्या है। भाई हमने जैसे एलिवेशन का रीज़न बताया था वैसे ही हम डिप्रेशन के रीज़न की बात करेंगे। तो हमारे पास इस डिप्रेशन के रीज़न क्या है, क्या होगा कि वेपर प्रेशर हमें पता है सॉल्यूशन का प्योर वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, और हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है फिर, ये कम टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगा, ये काम जो होना है हमारा ये कम टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होने के लिए हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास कम है सॉल्वेंट से, फिर वेपर प्रेशर हमें दोनों का लाना है इक्वल, तो फिर इक्वल लाना है उसके फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर के ऊपर दोनों का इक्वल आएगा, तो सॉल्यूशन का कम करना है और हमें सॉल्वेंट का भी कम करना है, दोनों का उसके फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर इक्वल लेके आना है। तो एक जिसका ऑलरेडी कम है वो इजीली उस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, और जिसका ज़्यादा है उसको लाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। यहाँ पे उल्टा लॉजिक चलेगा बॉइलिंग पॉइंट से। अब हम अगर इसकी कर्व की फॉर्म में बात करें तो क्या होगा, हम यहाँ पे वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का कर्व देखेंगे, तो यहाँ पे हमने दोनों स्टेट लेके चलनी है सॉलिड और लिक्विड। यहाँ पे ये कर्व की बात हो गई, ये कर्व है हमारा सी बी एंड ए, और यहाँ से ये दूसरा कर्व है हमारा ई एंड डी। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा हमने बोलना है वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर ये लगा लो, ये वेपर प्रेशर हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये टेम्परेचर लगेगा हमारे, ये वाली लाइन है हमारी, ये वाली लाइन हमारे सॉल्यूशन की है। ठीक है, और ये वाली लाइन हमारे सॉल्वेंट की है। यहाँ ए बी जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट को डिनोट करता है, और हमारा सी बी जो है वो हमारे फ्रोजन सॉल्वेंट को मतलब सॉलिड स्टेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी ई वाली लाइन है ये देखो ये टेम्परेचर पॉइंट है यहाँ का, और जबकि ये वाला टेम्परेचर पॉइंट है हमारे सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए ये वाला टेम्परेचर है, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है सॉल्यूशन का कम है, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं, इस वैल्यू को हम बोलते हैं डेल्टा टी एफ, और ये हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर की वैल्यू सॉल्वेंट के टेम्परेचर की वैल्यू से कम है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम बोलेंगे जैसे हमने उसके लिए एक्सप्रेशन लिखा था वैसे ही हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम। सेम की फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन को हम उसकी मोलरिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, और के एफ यहाँ पे है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वहाँ पे मोलर
इलिवेशन कांस्टेंट था और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, जबकि यहाँ पे होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम डिफाइन करते हैं कि भाई इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब हम हमारी मोलैलिटी 1 ले लेंगे तो हमारा जो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट है वो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं हम कि एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी और 1। मोलैलिटी यूनिटी होने का मतलब क्या है कि जब हम 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, कि हमने सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ले रखे हैं 1 और सॉल्वेंट का वेट ले रखा है 1000 kg, क्योंकि हमारे पास मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है फिर उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से। अब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है हमारे पास, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है हमारे पास कि हमें उस मॉलिक्यूल के फ्यूजन के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, लेटेंट हीट। तो यहाँ से जो हमारी Kf की वैल्यू आएगी वो आएगी RT0 का स्क्वायर बाई 1000 LF। यहाँ पे LF क्या है, LF होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा M1 RT0 का स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा फ्यूजन H। यहाँ पे फिर इसकी जगह LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है हमारी, फिर इसको हम पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 डेल्टा फ्यूजन H और ऊपर आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ऐसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मेन तो कैलकुलेट हमें मॉलिक्यूलर मास करना होता है। तो मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है तो वैसे ही हमने बोला था कि हमारा जो बॉइलिंग वाला टेम्परेचर था उसको हमने क्या बोला था कि भाई हमारा डेल्टा टी बी बोला था, वहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के चेंज के अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम डेल्टा पी को क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा पी है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा डेल्टा टी एफ इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हमने क्या आ गया और मोल फ्रैक्शन बोल दिया हमने सोल्यूट का। अब हमें पता है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सोलवेंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं तो हम N2 वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से जब हम N1 की वैल्यू पुट करेंगे तो N1 क्या होगा हमारा गिवन वेट ऑफ सोलवेंट बाय मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फिर गिवन वेट कितना होगा सोलवेंट का W1 और मोलिकुलर वेट क्या होगा हमारा, मोलिकुलर वेट यहाँ से होगा M1। फिर हम K और M1 को क्या लिख सकते हैं, K और M1 का प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हमने दूसरा कांस्टेंट दे दिया KF, क्योंकि K भी कांस्टेंट और मोलिकुलर वेट भी कांस्टेंट होता है तो इसको हमने KF बोल दिया N2 बाई W1। और जब हम यहाँ पे N2 की वैल्यू पुट करेंगे N2 क्या होगा हमारा W2 बाई M2। फिर ये हमने 1000 ग्राम्स के लिए बात करनी है तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हम वेट निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का। जब हमें गिवन वेट गिवन हो सोल्यूट एंड सोलवेंट का, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन हो और हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन हो तो हम M2 की वैल्यू कैलकुलेट। अब हम बात करते हैं अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, अब नॉर्मल कहाँ से आ गया भाई कि ये मास नॉर्मल क्यों नहीं है। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में किया क्या है, दरअसल हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे M2 की वैल्यू निकाली थी। M2 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्वेंट का, तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से M2 निकाला है।
ठीक है, जब किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाला था वो हमारा जो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे अलग आए, तो उस सब्सटेंस का बोलेंगे कि भैया तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दिखा रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से आना चाहिए और वो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस केस में बोलेंगे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों ऑब्जर्व किए जाते हैं मेनली, तो इसके लिए एक तो कि जब सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल हो, हमने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की है उसके अंदर हम सॉल्यूशन को आइडियल लेके चलें, तो अगर हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तब अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, या फिर सॉल्यूट एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन शो कर रहा है तो भी हमारा अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो हमने क्या किया कि ये हमने बात की एसोसिएशन या डिसोसिएशन की, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वेंटॉफ, उन्होंने 1880 के अंदर एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको आई बोलते हैं, उसको वेंटॉफ फैक्टर बोला उन्होंने। तो आई क्या होगा, आई होगा हमारा रेशियो होती है ये किस चीज़ की, एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और एक जो वैल्यू हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा के जब वैल्यू कैलकुलेट की है जो सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कर रहा है वो उसका रेशियो होता है हमारा आई। तो आई क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर नॉर्मल वैल्यू सेम प्रॉपर्टी की। जैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से जो वैल्यू निकाल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एक तो एक्सपेरिमेंटल और एक जो हमने कैलकुलेट की है, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और जो वैल्यू गिवन होगी वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। या फिर जो हम वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन से जो आएगी वो ऑब्जर्व होगी, और जो नॉर्मल वैल्यू पहले से दी होगी वो नॉर्मल वैल्यू होगी। तो इन दोनों का जब रेशियो करेंगे वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, वो होगा हमारा एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब हम अगर इसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो ये होगी हमारी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मतलब कौन सा, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और एबनॉर्मल मतलब जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है उसके रेशियो के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हम जो ऊपर वैल्यू लेंगे जो हमें वैल्यू गिवन होगी मॉलिक्यूलर मास की, और नीचे वो वैल्यू जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू रखेंगे। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम वेंटॉफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू के टर्म में निकालेंगे तो हमारा ऊपर तो वो वैल्यू आएगी जो हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला लगा के, और नीचे वो वैल्यू आएगी जो हमें दी गई है अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में बात कर रहे हैं। और अगर हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म में बात कर रहे हैं तो हमारे वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू ऊपर हमें वो मास लेना है जो हमारा गिवन है, और नीचे हमें वो मास लेना है जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वाला मास हमें नीचे लेना है, क्योंकि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे, फिर हमने जो भी एक्सप्रेशन था हमारा उन सारे एक्सप्रेशंस को हमने किया मॉडिफाई। हमारी जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके अंदर क्या आया था हमारा पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, ये किसके इक्वल आया था हमारा x2 के इक्वल। x2 क्या था हमारा, x2 होता है हमारा n2 बाई n1 प्लस n2। तो इसको हमने करना है मॉडिफाई होगा, इसके साथ में हम वेंटॉफ फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया मॉडिफाइड एक्सप्रेशन जब सब्सटेंस हमारे एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करते हैं उसके लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। फिर नेक्स्ट हमने कैलकुलेट की थी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हमारी क्या आई थी, पाई इज इक्वल टू NV/RT, ये वाला एक्सप्रेशन आया था। तो इसको भी हम मॉडिफाई करके वेंटॉफ फैक्टर के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमारे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया था हमारा डेल्टा TB, उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी KB/2 में M, और डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आया था हमारा KF/M। तो इनको भी मॉडिफाई करके यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई वेंटॉफ फैक्टर से कर देंगे दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो ये हो गए हमारे मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट हो रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे उस फ्रैक्शन को डिनोट करेगा कि भाई टोटल सब्सटेंस का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है।
तो उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा हमारा क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो डिसोसिएट हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कि हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे उनमें से कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा। अल्फा क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये टोटल नंबर ऑफ टोटल सब्सटेंस का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है उसको डिनोट करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था? टोटल सब्सटेंस का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? टोटल सब्सटेंस का कितना फ्रैक्शन एसोसिएट हो रहा है, कितने सब पार्ट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको भी हम अल्फा से डिनोट करेंगे, और इसको बोलते हैं हम, ये होता है हमारा किसके इक्वल? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ वहाँ पे डिसोसिएटेड था, यहाँ पे आएंगे एसोसिएटेड वाले, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कि हमने कितने मोल्स लिए थे उसमें से कितने हमारे हो रहे थे एसोसिएट। तो वो हो गया हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन के इक्वल। ठीक है, तो ये बात हो गई अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की। इन टॉपिक्स के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।